कहते हैं कि 100 सुनार की और एक लोहार की, क्योंकि लोहार के पास में क्या होता है, गन होता है। तो शादीशुदा होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बेलन से परिचित होते हैं। कैसे भी, क्योंकि जब उनकी शादी होती है तो दहेज में और कुछ हो या न हो, लेकिन बेलन जरूर होता है। वो किस लिए, वो जो ससुर होता है वो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए बेलन जरूर देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो पति को सिलेंडर करने के काम में आता है, और पति को सिलेंडर करने के काम में आता है, इसी कारण से इसका इंग्लिश में नाम भी पड़ गया सिलेंडर। और आपको खुद को फुटबॉल भी बना दिया जाता है। स्कूल में कई बार ऐसा मौका पड़ता है कि हमें खुद फुटबॉल बनना पड़ता है, टीचर की मार खानी पड़ती है। तो वो होता है भाई स्पीयर, मतलब गोल गोल आकृति, जिसको आप हाथ में ले सकते हैं, जिसको आप उछाल सकते हैं, खेल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो आकृति होती है गोला। तो जब जब मुझे पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदियां किनारे, अर्थात जब नायिका किसी नायक को पुकारती है, बुलाती है, तो वो दौड़ा दौड़ा नदी के किनारे चला आता है। एक पेग बना दे यार फिर देख मेरे झटके, तो 10 पेग बना देंगे तो झटकों पे झटके लगेंगे, है ना। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति दो प्रकार की होती है, एक समतलीय आकृतियां और दूसरी ठोस आकृतियां। सबसे पहले जानते हैं समतलीय आकृतियां क्या होती है। तो वो आकृतियां जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उन्हें हम समतलीय आकृतियां कहेंगे। अर्थात आपको इसमें केवल दो विमाएं काम में लेनी है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अथवा आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक लंबाई तो दूसरी ऊंचाई। केवल आपको दो विमाएं काम में लेनी है, और इसी कारण से इसको द्विविमीय आकृति भी कहते हैं। और द्विविमीय आकृतियों को इंग्लिश में कहते हैं 2D वाली, मतलब 2 डायमेंशनल आकृतियां। अब दूसरी तरफ है ठोस आकृतियां, अर्थात वे आकृतियां जिनमें 3D काम में लेनी है, अर्थात तीन विमाएं काम में लेनी है। अब तीन विमाएं कौन सी हो जाएगी, तो आप जानते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अर्थात लेंथ, विड्थ और हाइट, LBH। ये तीनों चीजें जहां पे काम में आती है वो आकृतियां ठोस आकृतियां कहलाती है। अब जनरली अगर अपन देखें तो समतलीय आकृतियां ऐसी आकृतियां होती है जिनको केवल आप बोर्ड पे डायग्राम के रूप में बना सकते हैं। आप इनको वास्तविकता में ना तो महसूस कर सकते हैं और ना ही किसी दुकान से खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान में जाओ और वहां पे कहो कि भाई जी एक त्रिभुज देना, तो वो आपको त्रिभुज नहीं दे सकता है। आपको केवल त्रिभुजाकार आकृतियां दे सकता है, लेकिन वो आपको त्रिभुज नहीं दे सकता। आप किसी को कहो कि मुझे चतुर्भुज देना, तो वो चतुर्भुज नहीं देगा, ना ही आपको वो वर्त देगा, क्योंकि ये चीजें किसी भी दुकान पे नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इनकी ऊंचाई नहीं होती, इनकी 0 ऊंचाई होती है, केवल लंबाई और चौड़ाई दो ही चीजें होती है। तो त्रिभुज में देखें तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो वो समद्विबाहु, और जिसकी तीनों ही भुजाएं असमान हो, बराबर नहीं हो, वो विषमबाहु, और जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज। अब चतुर्भुज है वो भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें चारों कोण 90 डिग्री के और प्रत्येक भुजा बराबर, तो वो वर्ग हो जाएगा। और जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, वो आयत हो जाएगा। अगर इसी वर्ग को दबा दिया जाए, पिचका दिया जाए, तो समचतुर्भुज बनेगा। आयत को दबा दिया जाए तो समांतर चतुर्भुज बनेगा। और ऐसा चतुर्भुज जिसकी ऊपर और नीचे की भुजाएं आपस में समांतर हो लेकिन बराबर नहीं हो, तो वो समलंब चतुर्भुज। और ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं हो और ना ही कोई कोण 90 डिग्री का हो, तो वो विषम चतुर्भुज होगा। ऐसे ही वर्त है वो भी दो प्रकार का, एक पूरा वर्त और एक आधा वर्त। तो ये जो आकृतियां हैं त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त, ये कहलाती है समतलीय आकृतियां। और जो दूसरी प्रकार की आकृतियां हैं वो कहलाती है ठोस आकृतियां। अब फिलहाल हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आपके सिलेबस में केवल 3D वाली आकृतियां अर्थात ठोस आकृतियां दी गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, ये भी बहुत आसान है, ये भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये पढ़ाऊंगा बाद में। फिलहाल हम पढ़ते हैं केवल और केवल ठोस आकृतियां, जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में दी गई है। सबसे पहले जानते हैं कि हमें फर्स्ट ग्रेड में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी आकृतियों को पढ़ना है, इनका क्या नाम है, कैसी ये आकृतियां होती है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं घन क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस में दिया हुआ है घन। तो एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है, वो आकृति घन कहलाती है। डायग्राम आपको देखो दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। एक ऐसा डिब्बा, जैसे ये डिब्बा है, तो ये घन है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है
उतनी ही इसकी चौड़ाई है और उतनी ही इसकी ऊंचाई है। अगर तीनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये एक घन है। अब ये 3D क्यों है? क्योंकि आप इसको महसूस कर सकते हैं, आप इसको हाथ में लेके देख सकते हैं, आप इसको वैसे भी महसूस कर सकते हैं। जैसे ज्यादा ही किसी को महसूस करना है तो किसी लोहार के पास में जाना और कहना भाई साहब एक बढ़िया सी घंटी देना, तो उसके पास में एक घन जैसा हथौड़ा होता है, वो एक चोट मारेगा तो आप महसूस कर पाएंगे कि घन की चोट कितनी शानदार होती है। तभी कहने में कहते हैं कि 100 सुनार की और एक लोहार की, क्योंकि लोहार के पास में क्या होता है? घन होता है। तो ये होता है भाई घन, आपके सामने है और इस घन के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगली आकृति है घनाभ। अगर इस घन में से, घन की तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को बढ़ा दूं या कम कर दूं, अर्थात मैं ये कहूं कि ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं हो। अगर तीनों बराबर है तब तो घन हो जाएगा, तीनों बराबर नहीं है अर्थात हो सकता है दो बराबर हो सकता है तीनों ही असमान हो, तीनों ही बराबर नहीं हो, तो वो आकृति कहलाएगी घनाभ। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूबॉइड। उससे अगली आकृति है भाई बेलन, और ये तो आप सब अच्छी तरीके से परिचित होते हैं, और जो शादीशुदा होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बेलन से परिचित होते हैं। कैसे भाई? क्योंकि जब उनकी शादी होती है तो दहेज में और कुछ हो या न हो लेकिन बेलन जरूर होता है। वो किस लिए? वो जो ससुर होता है वो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए बेलन जरूर देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो पति को सिलेंडर करने के काम में आता है, और पति को सिलेंडर करने के काम में आता है, इसी कारण से इसका इंग्लिश में नाम भी पड़ गया सिलेंडर। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, सिलेंडर मतलब बेलन। किसको क्यों काम में लिया जाता है? पति को सिलेंडर करने के काम में लिया जाता है। उससे अगली आकृति है शंकु, कौन। ये जो शादीशुदा नहीं है वो भी जानते हैं, क्योंकि कई बार उनको काम पड़ जाता है इस प्रकार की आइसक्रीम खिलाने का, कौन वाली आइसक्रीम, जिसको आप शंकु कहते हैं। इसके बारे में भी बड़ी रोचक कहानी है, जब पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ाऊंगा। उससे है अगला गोला, स्फीयर। जैसे आपने खाया होगा बर्फ का गोला, गोल गोल। जैसे आपने गेंद से खेला है, फुटबॉल से खेला है, कई बार आपको खुद को फुटबॉल भी बना दिया जाता है स्कूल में। कई बार ऐसा मौका पड़ता है कि हमें खुद फुटबॉल बनना पड़ता है, टीचर की मार खानी पड़ती है, तो वो होता है भाई स्फीयर, मतलब गोल गोल आकृति जिसको आप हाथ में ले सकते हैं, जिसको आप उछाल सकते हैं, खेल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो आकृति होती है गोला। तो ये तो है भाई संक्षिप्त विवरण कि क्षेत्रमिति में क्या क्या होता है। अब इनमें क्या पढ़ते हैं और इनमें हमें क्या पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, समतलीय आकृतियां, इसका मतलब ये हुआ कि केवल लंबाई और चौड़ाई दो ही चीजें होगी। तो अगर हम किसी आकृति के चारों तरफ का माप जोड़ लें, जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है और अगर आप इस आकृति के चारों तरफ एक चक्कर काटते हैं तो वो होता है परिमाप। देखो, परिमाप भी याद रहने का एक तरीका होता है, परि और माप। परि का मतलब आप सब जानते हैं, मान लीजिए इंद्रलोक से कोई परी आपकी क्लास में आ जाए, आप सब उसके चक्कर काटेंगे कि नहीं काटेंगे? जरूर काटेंगे। भाई घर में मान लीजिए नई वस्तु कुछ भी आती है तो अपन घर वाले सारे उसके चारों तरफ होते हैं, एक एक चक्कर जरूर काटते हैं, चारों तरफ से उसको देखते हैं कि यार ये क्या चीज है। अगर क्लास में परी आ जाए तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे और उसके चक्कर काटने लग जाओगे। आपको भी वही काम करना है, जब भी आपको परी दिख जाए, चाहे क्लास में दिखे चाहे एग्जाम में दिखे, आपको चक्कर काट लेना है, फायदे में रहोगे। मैम ने भी ऐसा ही किया, देखो कैसे, परी दिखी चक्कर काटा। कैसे? परिमाप चाहे त्रिभुज का हो, चाहे चतुर्भुज का हो, चाहे वर्त का हो, चक्कर काटना है। तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज दिखा, कोई त्रिभुजाकार आकृति दिखी, तो परी और माप, परी का मतलब चक्कर काट लो, तो आप यहां से चक्कर स्टार्ट करेंगे, आप यहां से यहां गए, उसके बाद में आप यहां से यहां गए, उसके बाद में आप यहां से यहां गए, तो जो चारों तरफ आप जितना चले उसी का माप है वो परिमाप कहलाता है। तो आज के बाद में परिमाप आपके हमेशा के लिए स्थायी हो चुका है। परिमाप वह होता है चक्कर काटना, बस परी दिखी चक्कर काटा, चाहे परिमाप हो, चाहे परिमिति हो, चाहे परिधि हो, कुछ भी हो, आपको परी दिखनी चाहिए, चक्कर काट लेना है। दूसरा होता है इसमें क्षेत्रफल। आप सबने सुना होगा कि भाई जैसे कोई हम जमीन खरीदते हैं या जमीन का माप करते हैं तो वो वर्ग गज में या वर्ग फीट में होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं और प्लॉट खरीदना है तो उसमें आप माप जो करते हैं वो वर्ग गज में करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10 वर्ग गज इसकी चौड़ाई है और 20 वर्ग गज है वो 20 गज है वो इसकी लंबाई है, तो आप लंबाई को और चौड़ाई को आपस में गुणा करेंगे, 10 को 20 से गुणा करेंगे, 10 गुणा 20 हो जाएगा 200, और 200 जो है इसका वर्ग गज है, क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पे जो माप आता है वो क्षेत्रफल होता है। तो हम समतलीय आकृतियों में दो चीजें पढ़ते हैं, परिमाप और दूसरा पढ़ते हैं क्षेत्रफल।
अब परिमाप जो होता है उसमें जैसे मान लीजिए आप चक्कर काटते हैं, तो उदाहरण के लिए आप 5 सेंटीमीटर इधर चले, 5 सेंटीमीटर इधर चले, 5 सेंटीमीटर इधर चले। मान लिया हमने कि ये कोई समबाहु त्रिभुज था, तो आपके पास में परिमाप जो आएगा, तो मैं कहूं यहां से यहां चलो 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां चलो 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां चले 5 सेंटीमीटर, जोड़ के बताओ तो आप क्या कहेंगे? 15 सेंटीमीटर कहेंगे, या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे, या 15 सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे? तो नॉर्मल सा है, देखो मेरी क्लास में आपको बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ना है, सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा, रटना कुछ भी नहीं है, और क्षेत्रमिति में तो विशेषकर कुछ भी नहीं रटना है, केवल और केवल समझना है। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि आपको सीकर से जयपुर जाना है और वापस जयपुर से सीकर आना है, तो आप सीकर से जयपुर मान लीजिए 120 किलोमीटर गए और 120 किलोमीटर वापस आ गए। मैं आपको पूछूं कि आपकी कार ने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी, तो आप बताएंगे 120 किलोमीटर प्लस 120 किलोमीटर 240 किलोमीटर। आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि 240 किलोमीटर स्क्वायर इतना चला, नहीं, कभी भी दूरी को स्क्वायर में नहीं मापा जाता है। तो ये भी क्या है, एक दूरी है। यहाँ पे चक्कर आपने परी के चारों तरफ काटा है, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर जुड़ा है, और जुड़ के 15 सेंटीमीटर हुआ है। इसका मतलब परिमाप में जो इकाई आएगी वो सीधी सीधी आएगी, स्क्वायर नहीं लगेगा, क्यूब नहीं लगेगा। ठीक, उसके बाद में देखते हैं क्षेत्रफल। जैसे ये 10 गज था और ये 20 गज था, गज जब गज से गुणा होगा, इसका मतलब गज गुणा गज, गज स्क्वायर, और गज स्क्वायर को ही आप कह सकते हैं वर्ग गज, क्योंकि स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग और इसको कहते हैं गज। अर्थात क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो वर्ग में होगी। हो सकता है वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है वर्ग किलोमीटर हो, या हो सकता है वर्ग मीटर हो, लेकिन होगा वर्ग में, स्क्वायर में होगा। कई बार एग्जाम में सवाले से भी पूछ लिया जाता है कि एक जो खेत है उसकी लंबाई 10 और चौड़ाई है वो 20 इकाई है, ठीक, उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए में 200, केवल 200 लिखा रहता है, ऑप्शन बी में 200 इकाई, ऑप्शन सी में 200 वर्ग इकाई, ऑप्शन डी में 200 घन इकाई। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, क्षेत्रफल पूछा है तो वो आएगा वर्ग इकाई में। कई बार केवल 200 लिख के दे देता है, यहाँ पे 300 400 डी में दे देता है नन ऑफ दी अबव, और हम सोचते हैं कि ये 200 उत्तर आ गया, इस पे टिक करते हैं और ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल के साथ में इकाई आएगी और वो आएगी वर्ग इकाई। अब यहाँ पे इकाई हो सकती है सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, हो सकता है मीटर में तो वर्ग मीटर, हो सकता है किलोमीटर में तो वर्ग किलोमीटर। इधर वाली क्षेत्रमिति में दो चीजें हैं विशेष, क्या? एक तो परि और दूसरा क्षेत्रफल। परिमाप जो आएगा वो सिंपल, और क्षेत्रफल आएगा वो वर्ग इकाई में आएगा। ये हम पढ़ेंगे फिर कभी अन्य क्लास में, फिलहाल हम ये पढ़ते हैं क्योंकि फिलहाल अक्टूबर में आपके एग्जाम है, इस कारण से हमें सबसे पहले ये पढ़ना है ठोस आकृतियां। ठोस आकृतियों में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाई चक्कर तो इसमें भी काट सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि आप किसी घन के चारों तरफ चक्कर काटेंगे। जैसे आपके पास में एक घन है तो इसके मैं कहूं चक्कर काटो, तो आप चक्कर किधर से काटेंगे? इधर से काटेंगे तो इधर वाला रह जाएगा, इधर से काटेंगे तो इधर वाला रह जाएगा। आप इसके चारों तरफ चक्कर काटेंगे 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 तो इसकी सीमा खत्म होगी नहीं, इसका मतलब आप इसका परिमाप तो ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, तो हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे? ठोस आकृतियों में अगर परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक तो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरी बात, ये ठोस आकृतियां हैं वो किसी न किसी मटेरियल से जरूर बनी है। जैसे मान लीजिए ये सीमेंट चूने से बनी है, तो आप कहेंगे कि ये मसाले से बनी है। मारवाड़ी में इसको लोकल लैंग्वेज में कहेंगे माल, इसमें कुछ माल मटेरियल जरूर लगाया है। तो वो मटेरियल कितना लगा, कितना मसाला इसमें लगा, इसका मतलब होता है आयतन। तो आपको दूसरी चीज पढ़नी है आयतन, अर्थात इसमें कितना मटेरियल बनाने में लगा है। एक तो इसमें पढ़ना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा आपको पढ़ना होता है आयतन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए क्षेत्रमिति, और उसमें ये नोट कर लीजिए ब्रीफ में समतलीय आकृतियां और ये ठोस आकृतियां, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लास को एक बार रोक लीजिए। अब आपने नोट कर लिया है, आगे हम चर्चा करते हैं। हेडिंग लिखिए घन। सबसे पहले आप पढ़ने जा रहे हैं घन के बारे में, लिखेंगे घन, इंग्लिश में भी लिख लीजिए क्यूब। अब घन के बारे में आज पढ़ने के बाद में आपको कभी भी जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप इस तरीके से घन को समझ लीजिए कि एग्जाम में सवाल सही ही होना चाहिए, और अगर किसी का क्षेत्रमिति का सवाल गलत होता है इसका मतलब
उसने गलती खुद ने की है, एग्जामिनर की कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी गलती होगी, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्षेत्रमिति पढ़ाऊंगा, घन के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो आप लिखेंगे घन अर्थात क्यूब, और सबसे पहले जानते हैं कि वह आकृति, आप लिख लीजिए साथ में, वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों बराबर हो। वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों बराबर हो घन कहलाती है। अब सबसे पहले आपको घन बनाना आना चाहिए, आपको घन का डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। तो देखो घन कैसा होता है, नॉर्मली मैं बताता हूं, आप घन बनाने का तरीका सीखेंगे। देखो पहले एक लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन खींचनी है, उसके बाद में इतनी ही लाइन आप ऐसे खींचेंगे, जैसे अंग्रेजी का एल जो अक्षर होता है उसको उल्टा कर देना है बस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जितनी लाइन ऊपर वाली है उतनी ही लाइन यहाँ पे डॉट 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 में दर्शाएंगे, पूरी लाइन नहीं दर्शानी है। और जितनी ये खड़ी लाइन है उतनी ही खड़ी लाइन यहाँ पे डॉट के रूप में दर्शानी है। इसको भी पूरा नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक वर्ग बन चुका है, लेकिन इस वर्ग में ऊपर और इधर वाली जो लाइनें है वो पूरी है, इधर वाली लाइन है वो अधूरी है। अब आपको ऐसा का ऐसा वर्ग और बनाना है इसके ऊपर, लेकिन वो यहां से शुरू करना, जैसे यहां से शुरू किया तो इसको आप यहां से तिरछा, इसके सिद्ध में यहां से। अब की बार आप जो चार लाइनें खींचेंगे वो पूरी पूरी खींचेंगे, डॉट नहीं दर्शाना है। जितनी लाइन ये उतनी ये, और जितनी ऊपर वाली लाइन उतनी ही लाइन ये, चार लाइन आप और खींचेंगे, एक वर्ग और बन चुका है। पहले एक वर्ग बनाया, उसके बाद में एक वर्ग और बनाया, उसके बाद में देखो मैंने क्या किया, इसको इससे जोड़ दिया, इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से जोड़ दिया तो लाइन खींचूंगा, इस वाले बिंदु को इससे जोड़ना है तो दोनों ही लाइनें पूरी है, तो जोड़ने वाली लाइन है वो भी पूरी होगी। उसके बाद में ये जो लाइन है इसको इससे जोड़ूंगा तो ये भी जोड़ दी गई। अब यहां वाली लाइन डॉटेड है, तो यहां पे जो लाइन खींची जाएगी वो डॉटेड ही रखनी है। ये मैंने डॉटेड क्यों रखा, क्योंकि जब आप सामने से देखेंगे तो आपको जो पीछे वाली तीन डॉटेड लाइनें हैं वो दिखाई नहीं देगी। प्रैक्टिकली आपको हर चीज देखनी है, प्रैक्टिकली दिखाता हूं। देखो जैसे मान लीजिए ये कोई घन है, अगर आप इसको सामने से देखते हैं तो आपको ये जो फलक है ये यहाँ वाली देखो दिखाई दे रही है, ऊपर से एक फलक दिखाई दे रही है वो ये रही, और इधर वाली फलक दिखाई दे रही है वो ये रही, आप देख सकते हैं। देखो आपको केवल और केवल आप अधिकतम देखें तो तीन फलक एक साथ दिखाई दे सकती है किसी भी घन में। अगर आप देखेंगे, आप टेढ़ा करके देख लो, कैसे भी करके देख लो, आप एक साथ में केवल और केवल तीन फलक देख सकते हैं। आप चार फलकें एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि जो फलक आपको दिखाई दे रही है उसके विपरीत वाली फलक आपको दिखाई नहीं देगी। आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम तीन फलकें दिखाई देती है। तो जो पीछे वाली फलकें दर्शाने वाली जो लाइनें हैं वो आपको दिखाई नहीं देती, और इसी कारण से मैंने उनको डॉट से दर्शा दिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक फलक है सामने वाली वो वर्ग है, क्योंकि जितनी लंबाई उतनी ही ऊंचाई, तो यहाँ पे आपको एक वर्ग मिल रहा है। ऐसे ही पीछे की साइड में भी एक वर्ग होगा, और क्योंकि ये घन है इस कारण से इधर वाली भी जो भुजा होगी वो भी बराबर होगी, जितनी ये उतनी ये, तो जितनी लंबाई उतनी ऊंचाई, तो ये भी एक वर्ग होगा। इसका मतलब पीछे वाली है वो भी वर्ग होगी, ऊपर जो है उसमें भी ये जितनी लाइन है उतनी ही लाइन ये है, इसका मतलब ये भी एक वर्ग है, और नीचे वाली है ये भी एक वर्ग है। तो एक घन का निर्माण होता है किससे, वर्गों से। वर्गों को अगर आप मिलाएंगे, वर्गाकार आकृतियों को आप अगर मिलाएंगे तो एक घन का निर्माण होता है। किसी एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि घन का निर्माण किससे होता है, तो घन का निर्माण होता है वर्ग से। कितने वर्ग से, 6 वर्ग से। जब 6 वर्ग आपस में मिलते हैं तो वो एक घन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि इस घन में क्या क्या चीजें होती है, अर्थात इसमें कुछ यहाँ वाले बिंदु है वो क्या कहलाते हैं। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि एक घन है, और अगर मान लीजिए मैं इस घन से किसी को चोट मारूं तो उसके ये जो यहाँ वाली चीज लगेगी तो वो क्या कहेगा कि मारे कूट गडगी,
मान लीजिए किसी को मारते हैं इससे, तो उसके क्या गड्ढेगी, तो इसके गड्ढेगी कोट। कोट को क्या कहते हैं, कॉर्नर। आप इसको कहेंगे कॉर्नर या कोना। और ये कितनी कूट होती है तो गिन लो, 1 2 3 4। देखो ऊपर की साइड में 1 2 3 और 4, तो नीचे की साइड में 5 6 7 और 8। तो 4 तो हो गई ऊपर और 4 हो गई नीचे। ये जो तीनों फलक जहां मिलते हैं वो होता है कॉर्नर या कोना। इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ऐसे ही 4 नीचे, 5 6 7 और 8। तो कुल कितने कोने होते हैं इसमें, 8 होते हैं। उसके बाद में एक होता है किनारा। अब किनारा आप जानते होंगे, एक गाना आपने सुना होगा कि तू जब जब मुझे पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदियां किनारे। अर्थात जब नायिका किसी नायक को पुकारती है, बुलाती है, तो वो दौड़ा दौड़ा नदी के किनारे चला आता है। अब नदी आप जानते हैं ऐसी होती है, लहर लहाती हुई बल खाती हुई। और जैसे कोई नदी है और वो इस तरीके से प्रवाहित हो रही है और नायक इसके किनारे आ जाता है, आप सब समझदार हैं, किनारे आ गया इसका मतलब वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके कॉल करेगा कि मैं नदी के किनारे पहुंच चुका हूं। अब थोड़ी देर बाद में वो कहेगी इंतजार करो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा चलते चलते, क्योंकि एक जगह वो टिकेगा नहीं, इधर आएगा। यहाँ पे आके फिर से कॉल करेगा कि मैं नदी के किनारे हूँ। फिर वो कहेगी कि नहीं थोड़ी देर और वेट करो, तो वो यहाँ पे चलेगा। फिर कहेगा अब कहाँ हो, तो वो कहेगा अब भी नदी के किनारे हो। थोड़ी देर बाद में फिर वो घूमेगा और फिर कॉल करेगा। वो पूछेगी कहाँ हो, तो वो कहेगा नदी के किनारे। थोड़ी देर बाद में फिर कहेगा नदी के किनारे, तो वो यहाँ पे घूमता रहेगा इधर उधर और हर बार कहेगा कहाँ पे हो, तो नदी के किनारे। 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद में वो जब नहीं आए, तो वो कहेगा कि या तो आजा नहीं तो नदी में कूद जाऊंगा। तो वो कहेगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, आप पहले किनारे से दूर जाओ, ताकि आपको बहाना भी बताऊं तो किनारे से दूर जाने के बाद में बताऊं। लेकिन वो क्या करता है, वो किनारे किनारे घूमता रहता है। तो अगर वो यहाँ रहेगा तो भी किनारे पे है, यहाँ रहेगा तो भी किनारे पे है, तो वो कहीं पे भी रहे, अगर वो जल की सतह, एक सतह है जल और दूसरी सतह है जमीन, इन दोनों सतह के मिलन बिंदु पे जहां दोनों का मिलान होता है वो सतह कहलाती है किनारा। और अगर वो किनारे पे रहेगा तब तक मामला रिस्की रहेगा। तो आप जान चुके हैं किनारा किसे कहते हैं, जहां पे दो सतह आपस में मिलती है। तो दो सतह का मतलब हो गया, जैसे आपको दिखाई दे रहा है सामने की सतह और ऊपर की सतह। तो सामने की सतह और ऊपर की सतह कहां से कहां तक, यहां से लेके और यहां तक मिल रही है। तो ये जो पूरी लंबाई है वो किनारा कही जाएगी। यहाँ पे भी किनारा, यहाँ पे भी किनारा, यहाँ पे भी किनारा, तो वो कहीं पे भी घूमे चाहे, ये क्या होगा, किनारा। ये भी किनारा है क्या, बिल्कुल। ये भी है क्या, बिल्कुल। और ये भी है क्या, बिल्कुल। तो 4 किनारे तो हो गए सामने। अब आप पीछे की तरफ चलते हैं तो ये भी एक किनारा है, क्योंकि ऊपर वाली सतह और इधर वाली सतह, लेफ्ट साइड वाली सतह वो आपस में मिल रही है, तो ये भी किनारा है। यहाँ पे ये भी किनारा है, क्योंकि ऊपर की सतह राइट साइड की सतह मिल रही है, तो ये भी किनारा है। ये भी किनारा है क्या, बिल्कुल। ये भी किनारा है क्या, बिल्कुल। तो पीछे की तरफ जाएंगे तो 4 किनारे ही हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। 4 सामने हो गए, 4 पीछे जाने वाले हो गए और 4 हो जाएंगे बिल्कुल पीछे, 1 2 3 और 4। तो 4 4 3 जगह हो गए, तो कितने किनारे होते हैं, 12। किनारे को इंग्लिश में कहते हैं एज। और ये कितने होते हैं, 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जितनी लाइनें खींची हुई है वो सारी किनारे हैं। जैसे आप ऊपर देखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली देखते हैं, अलग कलर का पेन यूज करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है ये किनारा है, एक किनारा, ये दूसरा किनारा, ये तीसरा किनारा और ये चौथा किनारा। 4 किनारे तो हो गए ऊपर। ऊपर से नीचे भी आएंगे तो ये हो जाएगा 5वां किनारा। यहां से नीचे आएंगे तो ये 6वां किनारा। पीछे की साइड जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे आएंगे तो ये 7वां किनारा और ये 8वां किनारा। अब ये जो 4 नीचे लाइनें बच गई, तो ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये हो जाएगा 12वां। तो कुल कितने किनारे होते हैं इसमें, 12 किनारे होते हैं। उसके बाद में एक होता है सतह या सरफेस, जिसको आप कहते हैं फलक। साधारण भाषा में कहें तो फलक, सतह या सरफेस। तो ये कितनी सतह होती है, सतह या फलक या सरफेस,
आप देख सकते हैं एक सामने नंबरिंग दे देता हूं, देखो एक, अगर ये एक तो इसको दूसरी नंबरिंग देता हूं ये दो, तीसरी नंबरिंग इसको देता हूं तीन, तो ये तीन दिख रहा है तो इसके पीछे भी होगा, इसको चार नंबर देता हूं ये चार। अब ये एक है इसके पीछे भी कहीं होगा, पहले चलो दो के पीछे वाली दे देते हैं तो ये पांच भी हो गई, नंबरिंग दिया पांच। अब एक के पीछे इसको नंबरिंग दे दी छह। आप देख सकते हैं मैंने सारे फलकों को नंबरिंग दे दी है, एक भी फलक बचा नहीं है, चारों तरफ से आप इसको देख सकते हैं। तो कितनी नंबरिंग हुई, एक से लेके छह तक। ये एक आपको सामने दिखाई दे रहा है, जस्ट पीछे कितना छह, दो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, जस्ट नीचे कितना पांच, तीन आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है तो राइट साइड में कितना चार। तो कुल मिला के कितनी फलक हो गई आपके पास में, छह फलक हो गई। अगर आप किसी कमरे में खड़े हैं, जैसे मान लीजिए आप जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, इसका मतलब वह एक घनाकार कमरा है। उस घनाकार कमरे में एक दीवार आपके सामने की तरफ है, एक दीवार आपके पीछे की तरफ है, दो हो गई। एक दीवार आपके राइट साइड में है तीन, और एक है लेफ्ट साइड में, तो हो गई चार। एक छत है पांच, और एक फर्श है छह, तो कुल मिला के छह फलक आपके पास में प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इन्हीं से देखो आगे की चीजें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले होता क्या है ये जानते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो हम कोई भी एक फलक ले लेते हैं, ये आपके पास में एक फलक है, इसमें यहां से लेके यहां तक ये है लंबाई, इसको मैं एल लिख देता हूं। यहां से यहां चौड़ाई है और यहां से यहां ऊंचाई है, इसको मैं ऊंचाई को एच से लिख देता हूं, हाइट लिख देता हूं। तो ये लंबाई और ये ऊंचाई, ठीक है। अब मुझे इस फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ये जो सारा है सामने ये पूरा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं, यहाँ पे चौड़ाई क्या है, ऊंचाई है h, तो ये गुणा ये। अब आप जानते हैं कि घन में जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को बराबर लेना है। अब हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को भुजा के नाम से कह देते हैं, क्योंकि ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है और ये भी एक भुजा है। भुजा को इंग्लिश में कहते हैं आर्म, इसलिए इसको लिखते हैं ए से। ये भी चौड़ाई है, ये भी भुजा है ए, और ऊंचाई है वो भी एक भुजा है, इसलिए इसको भी लिखेंगे ए से। ये ए और ये ए, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए गुणा ए, ए का स्क्वायर। तो आप देखते हैं कि ये जो सामने वाली फलक है, तो इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूं। अब ये जो सामने वाली फलक है, इसका क्षेत्रफल हो गया ए गुणा ए, कितना हुआ, ए का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर है तो इसका मतलब पीछे वाली फलक 6 नंबर जो फलक है, इसका भी क्षेत्रफल इतना ही होगा जितना सामने वाली का है, तो ए स्क्वायर इसका तो ए स्क्वायर इसका। अब देखते हैं ऊपर वाली फलक को, ऊपर वाली फलक में भी ये भुजा कितनी है ए, और ये भुजा भी कितनी है ए, क्योंकि ये एक घन है, घन में सारी भुजाएं बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वही तरीका, सेम वही तरीका, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो ए को ए से गुणा करते हैं, इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, ए गुणा ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर। इसको इस बार अलग रंग से दर्शाते हैं, रेड कलर से इसको दर्शा देते हैं, तो ये हो गया ए गुणा ए। ऊपर वाली फलक को मैं रेड कलर से दर्शा रहा हूं, और ये हो जाता है ए गुणा ए, ए का स्क्वायर। बहुत ही मजेदार है चित्रमिति, एक बार समझ में आ जाएगी आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये हो गया ए गुणा ए, ए का स्क्वायर। अब जितना ऊपर वाली फलक का क्षेत्रफल है उतना ही नीचे वाली फलक का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये आपस में बराबर होती है। तो ए गुणा ए, ए स्क्वायर ऊपर वाली का, ए स्क्वायर नीचे वाली का। अब बच गई कौन सी सतह है, लेफ्ट वाली और राइट वाली। लेफ्ट वाली सतह में 4 नंबर है, ये भी लंबाई ए, और ये ऊंचाई है वो भी कितनी ए, तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ए गुणा ए कितना होगा, ए स्क्वायर। इसको नीले रंग से दर्शाते हैं।
अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई a गुणा चौड़ाई भी a, और ये कितना हुआ a का स्क्वायर। अब आपने देखा कि सामने वाली फलक का a स्क्वायर तो पीछे वाली फलक का भी a स्क्वायर, ऐसे ही ऊपर वाली फलक का भी a स्क्वायर तो नीचे वाली फलक का भी a स्क्वायर, दाईं तरफ वाली का a स्क्वायर और बाईं तरफ वाली का भी a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर जितनी कितनी फलकें हैं भाई, जितना a स्क्वायर ऊपर है उतना ही नीचे, तो एक ऊपर दूसरा नीचे, तीसरा बाएं साइड, चौथा दाईं साइड, पांचवा सामने और छठवां पीछे। तो कुल मिला के कितनी फलक है, 6 फलक है। एक फलक कोई सी भी देख लो, एक फलक का क्षेत्रफल है a स्क्वायर, तो 6 फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा a स्क्वायर अर्थात 6a स्क्वायर। और अगर हम किसी भी आकृति के चारों तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो वो कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम किसी आकृति के चारों तरफ का जो कपड़ा लगा है, या जैसे इस डिब्बे को बनाने में चारों तरफ जो व्हाइट कलर का कागज मैंने लपेटा है, तो इस कागज का जो क्षेत्रफल है वो कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। अब बताइए आप लाइफ में कभी भी भूलेंगे क्या कि एक घन का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर क्यों होता है? कभी भी नहीं भूलेंगे। और जिसके अब भी पल्ले नहीं पड़ा है इसका मतलब उनका पल्ला ही फटा हुआ है, मेरे पढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, इसका क्षेत्रफल पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं आयतन क्या होता है। तो लिखेंगे आप आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चुका है। अब आप देखेंगे घन का आयतन क्या होता है। तो आयतन क्या होता है, तो कोई भी वस्तु, ठोस वस्तु बनाने में जितना मटेरियल आपको यूज करना पड़ा वो उसका आयतन कहलाता है। अब आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए एक तरीका होता है, अगर आप किसी वस्तु के आधार का क्षेत्रफल और उस आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दें, जैसे आधार का जो क्षेत्रफल है उसको ऊंचाई से गुणा कर दें, आपको पता चल जाएगा कि कितना आयतन उसमें लगा है या उसका कितना आयतन है। जैसे मैं एक नॉर्मली आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको मान लीजिए एक पानी की टंकी बनानी है और उस पानी की टंकी को ठोस बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक फर्मा लगाएंगे। फर्मा आप सब जानते हैं, एक गोल गोल राउंड के रूप में एक फर्मा आप लगाएंगे और उस फर्मे को आप भर देंगे, किससे, मटेरियल से। आपने इस फर्मे में कुछ मटेरियल भर दिया है, सीमेंट, कंक्रीट। अब दूसरा फर्मा उसके ऊपर लगाया और उसको भी भर दिया, ऐसे ही तीसरा फर्मा लगाया उसको भरा, चौथा फर्मा लगाया उसको मटेरियल से भरा, पांचवा फर्मा लगाया उसको मटेरियल से भरा। आपने एक टंकी का निर्माण कर दिया। अब इस टंकी का आयतन कितना होगा, तो इस फर्मे का जो क्षेत्रफल है उसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे। वही काम हमें क्या यहाँ पे अप्लाई कर देना है, कैसे, इस घन के आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो इस घन का आधार क्या है, एक वर्ग है। जैसे ये आपके पास में एक घन है, इसका कोई भी एक फलक ले लो, जैसे ये आधार लेते हैं, मान लीजिए 6 नंबर जो है इसको आधार माने, इसको ऐसे रख देते हैं। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई a और चौड़ाई है वो भी a, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, a गुणा a होता है a का स्क्वायर। इसके आधार का क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे ऊंचाई से, ऊंचाई भी कितनी है a, तो a स्क्वायर को मतलब मैं करता हूं यहाँ पे आधार का जो क्षेत्रफल है a स्क्वायर, उसको गुणा करता हूं ऊंचाई से, तो ऊंचाई कितनी है a, तो आपके पास में आता है a का क्यूब और यही आ जाता है आयतन। तो किसी भी घन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल a स्क्वायर गुणा ऊंचाई a। आज के बाद में आप याद रखेंगे आयतन होता है a का क्यूब। और वैसे भी आपने गणित में पढ़ा है, अभी मैंने क्लास में पढ़ाई थी आपको, वर्ग और घन। तो घन जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। आपने पढ़ा था a का क्यूब, इसका मतलब जैसे a का क्यूब, x का क्यूब, y का क्यूब, तो यहाँ पे घात कितनी थी, 3, इसी को हम घन बोल रहे थे। तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे जो घन है उसका आयतन भी क्या आएगा, a का क्यूब आएगा। तो ध्यान रखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जहां पे भी क्षेत्रफल शब्द आ जाए याद रखना, किसी का भी हो क्षेत्रफल, चाहे त्रिभुज का, चतुर्भुज का, चाहे घन का, चाहे गोले का, किसी का भी हो, अगर शब्द क्षेत्रफल आ रहा है रट लीजिए इसको, अगर शब्द क्षेत्रफल आ रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर आएगा, वर्ग आएगा। अगर शब्द आयतन आ रहा है इसका मतलब क्यूब आएगा।
ध्यान रखिए, अगर शब्द क्षेत्रफल आ रहा है तो वर्ग इकाई आएगा, अगर शब्द आयतन आ रहा है तो घन इकाई आएगा। आप नोट करके लिख लीजिए, नोट। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, जैसे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर। जबकि आयतन की इकाई घन होती है, जैसे घन सेंटीमीटर, घन मीटर या घन किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि ये जो घन है आपके पास में, इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीज होती है, उसके बाद में हम इसके सवाल सोल्व करेंगे, और सवाल सोल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज होती है विकर्ण, और विकर्ण का सवाल ऐसे आता है कि एक घन आकार का कमरा है, उसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगी। जैसे आपने मारवाड़ी में सुना होगा एक डांग जो होती है, तो वो जो डांग है, मान लीजिए आप एक डांग खरीद के लाए और उस कमरे में आपको रखनी है, और मैं कहूं कि बड़ी से बड़ी आकृति की डांग आपको लेके आनी है, तो वो डांग कितनी लंबाई की होगी, आपको कमरे में रखनी है तो कैसे रखेंगे। तो आप देखो, प्रैक्टिकली सोचो, आप एक बार रुकिए, आपके पास में ये एक घन है और मैंने एक विकर्ण लिया है, मतलब एक बांस का डंडा मैं लेके आया हूं, और ये कमरा है और इस कमरे में मुझे रखना है। अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे रखूंगा तो ये इसमें आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक लंबा है, बांस का डंडा है, इस कमरे से लंबा है, तो डायरेक्टली मैं रखूं तो कमरे के अंदर आएगा ही नहीं। आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि मैं इसको कैसे रखूं कि इसके अंदर आ जाए। ऐसे नीचे फर्श पे रखूंगा, नहीं आएगा। ऐसे एक दीवार के सारे खड़ा कर दूंगा, नहीं आएगा। तो कैसे करूंगा मैं, इधर वाले कोने के, जैसे आपके सामने वाला, जैसे आप बैठे हैं जहां पे, उसके जस्ट सामने वाले कोने से लेके और आपके पीछे की साइड में जो नीचे की तरफ कोना है, उसकी तरफ में बांस के डंडे को रखूंगा, तो वो बांस का डंडा उस कमरे में रखा जा सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इसके छेद कर लिया है इस कोने पे, और यहां से बांस का डंडा इस कमरे के अंदर रखने की कोशिश करता हूं, तो ये जो बांस का डंडा है वो इस कमरे में बिल्कुल रखा जा सकता है। कैसे, देखो, इधर से इधर तक देखो। अभी आप रख रहे थे, सामने नहीं रखा जा रहा था, आपने ऐसे रख के देखा, नहीं आया, खड़ा करके रख के देखा, नहीं, आपने ऊपर की तरफ रखा, नहीं, फर्श पे रखोगे, नहीं। आपको एक ही तरीके से ये रखना है। कैसे, आप इस कोने के, मैंने क्या किया, ऊपर वाले कोने के पीछे वाली साइड में छेद किया, और नीचे वाले फर्श के आगे वाले तरफ है उसमें छेद किया, बांस का डंडा पूरा पूरा रखा जा चुका है। आपने देखा कि सवाल अगर आए तो वो क्या होता है, विकर्ण होता है। क्यों, क्योंकि विकर्ण का मतलब ही होता है तिरछा वाला कर्ण। ऐसे सामने अगर ऊपर की साइड, तो पीछे की साइड में नीचे की तरफ, अगर इसको कोई भुजा मिला दे तो वो कहलाती है विकर्ण। अब मैं आपको इस डिब्बे को 3D में तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपको ये विकर्ण अंदर की तरफ है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन डायग्राम में दिखा सकता हूं। कैसे, देखते हैं, देखो, एक घन बनाते हैं, तो जल्दी से देखो घन बनाने का तरीका, इस लाइन को पूरा खींचा, इस लाइन को पूरा खींचा, और इसको डॉट 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 से दर्शाना है। उसके बाद में इस लाइन को भी डॉट 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 से दर्शाना है। उसके बाद में यहाँ पे एक पूरा घन बनाना है, पूरा वर्ग बनाना है। तो पूरा वर्ग आपने बना लिया, और पूरा वर्ग बनाने के बाद में इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया, इसको आपने इससे मिलाया, और इसको आपने डॉट 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 से मिला दिया। मैंने क्या किया था, ऊपर वाले इसके छेद निकाला और यहां से एक बांस का डंडा रखा, और वो डायरेक्ट यहां तक आया। सामने वाले देखो, इस डिब्बे में ऊपर की साइड में, यहाँ पे पीछे की साइड में एक छेद निकाला, और यहाँ सामने छेद निकाला, इसको मिला दिया। मतलब यहां से एक बांस का डंडा रखा जाएगा। अलग कलर से देखो दर्शाते हैं इसको, रेड कलर से दर्शा देते हैं। यहां से एक डंडा रखा जाए और वो आएगा इस तरफ, ऐसे। तो ये जो है वो इसका विकर्ण कहलाएगा। अब ये विकर्ण कितना होता है, हमें यही पढ़ना है। अभी बता देते हैं, देखो विकर्ण कितना होता है। तो आप सब जानते होंगे कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये आधार ए हो, ऊंचाई ए हो, तो ये जो कर्ण की लंबाई होती है वो ऐसे होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी है,
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना a, तो a का स्क्वायर, लंब कितना a, तो a का स्क्वायर, a स्क्वायर और a स्क्वायर कितने हो गए 2a स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर है ये, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 2a स्क्वायर, 2 का रूट निकलेगा नहीं तो रूट 2 और 1 का रूट निकल जाएगा तो ये रूट से बाहर आ गया, तो रूट 2a। ये तो हो गया क्या, कर्ण किसका, किसी भी वर्ग का। जैसे मान लीजिए ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो ये वाली लंबाई है, ये हो गई रूट 2a। आप कहेंगे ये तो त्रिभुज का था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जैसे यहाँ पे और यहाँ पे मिलाएंगे तो ये वर्ग बन चुका है। ये विकर्ण रूट 2a होता है। आपको ज्ञात करना है इस कमरे की ऊपर वाली भुजा से, जैसे यहाँ से मैं दिखाई दे रहा हूँ, इस कमरे की ऊपर वाली भुजा से उस कोने के नीचे वाली भुजा तक जो विकर्ण आपने बनाया है उसकी लंबाई। आप थोड़ा समझिए, मुझे क्या करना होगा, इस विकर्ण, ये विकर्ण ऐसे तिरछा है, आप समझ पा रहे हैं इसको, ये विकर्ण तिरछा है, तो इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए आधार हो गया ये वाला और ऊंचाई हो गई ये वाली। देखिए आप इसको देखेंगे तो ये ऊंचाई हो गई और इसका आधार ऐसे तिरछा होगा, तो पहले मुझे इसकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये एक वर्ग है और इसकी लंबाई हो गई रूट 2a। अब ये रूट 2a है, ये आधार बन चुका है और ये ऊंचाई, और अब जो कर्ण आएगा वो होगा इस घन का विकर्ण। तो मैं क्या करता हूं, ये जो नीचे वाला फलक है, सबसे नीचे वाला फलक है, इसका आधार ज्ञात कर लेता हूं, मतलब ये ज्ञात कर लेता हूं, और यहाँ पे ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। थोड़ा आप 3D में समझिए इसको, अगर ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो ये आधार वाला जो कर्ण है वो रूट 2a हो जाएगा। अब ये जो रूट 2a है वो इस विकर्ण के लिए आधार का काम करेगा और लंब का काम करेगी भुजा a। अब ये कोण 90 डिग्री का है, तो इस डायग्राम को मैं बाहर निकालता हूं, ये जो नीली लाइन है वो रूट 2a है और ये जो ब्लैक लाइन है इसको रख देते हैं, और ये जो ब्लैक लाइन है वो a है, और मुझे ये जो रेड लाइन विकर्ण है इसको ज्ञात करना है। ये जो विकर्ण है रेड लाइन में खींचा हुआ, मुझे ये ज्ञात करना है। ये कोण कितना है 90 डिग्री का, तो ये आधार और ये लंब, तो ये कर्ण कितना होगा, क्योंकि ये जो कर्ण होगा वो किसके बराबर है, विकर्ण के बराबर है। तो इस बार मैं लिख सकता हूं, कर्ण स्क्वायर लिखूं चाहे विकर्ण स्क्वायर लिखूं एक ही बात है, तो मैं विकर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो रूट 2a का स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर तो a स्क्वायर, 2a स्क्वायर और a स्क्वायर हो गए 3a स्क्वायर, तो विकर्ण का स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर, तो विकर्ण आ जाएगा 3a स्क्वायर का रूट। अब 3 का रूट निकलता है क्या, नहीं निकलता, तो रूट 3, और a स्क्वायर का रूट निकलता है तो क्या आ गया a, तो हो गया विकर्ण रूट 3a। आपको समझ में आ गया होगा कि जब वर्ग का विकर्ण रूट 2a था तो ये तो घन है, वर्ग में स्क्वायर होता है तो घन में क्यूब होता है, मतलब 3 संख्या आ रही है, तो रूट 3a आ जाएगा इसका विकर्ण। और विकर्ण एक लंबाई होती है, इसके कारण से इसकी इकाई होती है नॉर्मल, सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में। तो नोट कर लीजिए, घन का विकर्ण बराबर रूट 3a। अब आपको ये तीनों सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं वो याद रखने हैं। पहला सूत्र कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद हो गया होगा, क्या है 6a स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल होता है वो a स्क्वायर में होता है और 6 फलक है इसके कारण से 6a स्क्वायर। दूसरा था आयतन, आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होता है a का क्यूब। और तीसरी चीज आपने पढ़ी विकर्ण, और ये विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है रूट 3a। ये 3 चीजें आपने आज पढ़ी हैं। और एक चीज और बताता हूं कि किसी बड़े घन को काट के छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो वो कैसे ज्ञात किया जाता है, आप तीनों चीजें नोट कर लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, विकर्ण रूट 3a और आयतन a की क्यूब। अब 2 मिनट की एक बात और बताता हूं आपको, बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार है, देखते हैं। लिखिए आप, किसी बड़े घन को पिघलाकर अथवा काटकर छोटे घन बनाना, किसी बड़े घन को पिघलाकर अथवा काटकर छोटे घन बनाना, और सवाल आने की संभावना यहीं से होती है। बड़े घन को पिघलाकर
छोटे घन बनाना या बड़े घन से छोटे घन बनाना। मान लीजिए आपका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए और मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ। सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद में आप मुझसे कांटेक्ट करें और फोन करके कहें कि गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो गया है, आ जाओ, तो मैं कहूँ तैयार रखना। क्या आप सब समझदार हैं? आप तैयार रखेंगे ये? ठीक है, और इसके साथ में डिस्पोजल भी लेके आएंगे क्योंकि स्टील के गिलास में रिएक्शन कर देती है। आप कुछ डिस्पोजल भी लेके आ गए। अब मान लीजिए मैं कहूं कि ये 2 लीटर की है, क्योंकि छोटी से तो काम चलेगा नहीं, तो ये 2 लीटर की है, अर्थात इसमें 2000 ml है। और ये जो एक डिस्पोजल है ये मान लो 200 ml का है, ये 2000 ml की है और ये एक डिस्पोजल 200 ml का है। तो बताओ इसके कितने पैक बनेंगे? आप तो बहुत एक्सपर्ट है, जल्दी से बता दिया आपने कि भाई इसके तो 10 पैक बनेंगे। कैसे पता किया आपने? आपने बोतल में गिलास का भाग दे दिया। देखो बोतल जो है वो 2000 ml की थी, एक डिस्पोजल है 200 ml का, भाग चला गया 10 बार, इसका मतलब आपने बता दिया कि इसके 10 पैक बन जाएंगे। अब वो आपने सुना होगा एक पैक बना दे यार फिर देख मेरे झटके, तो 10 पैक बना देंगे तो झटकों पे झटके लगेंगे, है ना। तो 2000 ml का है और 200 ml के पैक बनाने, तो कितने पैक बने? 10। अगर मैं कहूं कि ये डिस्पोजल थोड़ा छोटा होता, आजकल स्टाइलिश आते हैं कांच के छोटे छोटे, दुकानों पे मिल जाते हैं, अगर ये 100 ml का है तो कितने पैक बनेंगे बता देंगे? 2000 में 100 का भाग दिया और आसानी से बता देंगे कि 20 पैक बन जाएंगे। पैक बनाने में तो बहुत माहिर, आप तुरंत बता देते हैं कि 10 बनेंगे 20 बनेंगे। ठीक, तो यही चीज आपको गन में अप्लाई करनी है। कैसे भाई? आपको जब ज्ञात करना है पेग की संख्या, मतलब छोटे घनों की संख्या, तो कहीं पर भी संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे बड़ी बोतल से डिस्पोजल में कुछ डाल के पता करना था कि कितने पेग बने, तो संख्या ज्ञात करनी हो तो आपने बोतल में गिलास के आयतन का भाग दे दिया, तो बोतल का मतलब बड़ा घन, और बड़े घन को काट के इससे छोटे घन बनाने हैं तो बड़े में छोटे का भाग देना है। हम पढ़ रहे हैं आयतन, तो संख्या ज्ञात करनी है तो बड़े घन के आयतन में भाग देंगे छोटे घन के आयतन का। तो आपके पास में आ जाएगी घनों की संख्या। तो ये भी नोट कर लीजिए और ये क्लियर कर देता हूं भाई, जब भी मेरे लिए लाओ तो कौन सी ब्रांड लेके आनी है? ये वाली, मैं केवल यही पीता हूं, इसके अलावा नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ पे गेंद भी छपी हुई होगी, आप समझ जाएंगे कौन सी होगी। इसके अलावा मुझे कोई और शौक नहीं है भाई। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। धन्यवाद।